सभी दर्शकों का आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेंगलोर की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी में गोता लगाने वाले हैं, जो शुरू तो एक सड़क दुर्घटना के तौर पर होती है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, ये एक बेहद खौफनाक और सोची समझी डकैती में तब्दील हो जाती है। द पाइपलाइन रोड कॉन्स्पिरेसी की ये कहानी महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड का बहुत ही क्रूर खेल था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही आम सी शाम है। 20 अप्रैल 2026 की बात है। 72 साल की विजय लक्ष्मी पाइपलाइन रोड पर विजया बैंक से बाहर निकलती हैं। उन्होंने अभी अभी 12,000 रुपये निकाले हैं। उनके हैंडबैग में मंदिर से मिले कुछ तुलसी के पत्ते हैं और एक पीतल की चाबी का गुच्छा है, जो पिछले 34 सालों से उनके पास था। उनके दिवंगत पति की एक बात हमेशा उनके कानों में गूंजती थी, अपना बैग कसकर पकड़ना लक्ष्मी, इस शहर की आंखें भूखी हैं। बारिश के बाद की हल्की ठंडक थी और उन्होंने अपना बैग बिल्कुल वैसे ही सीने से लगा रखा था जैसा उनके पति ने उन्हें सिखाया था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस भीड़ में कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। चलिए अब इस कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, साजिश और टक्कर। सड़क पर रोजाना की तरह काफी हलचल थी। ऑटो रिक्शा के हॉर्न बज रहे थे, कुछ स्कूली बच्चे गन्ने का रस पी रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक कूड़े के ढेर के पास एक काली मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी थी। सूरज ढल चुका था, फिर भी उस राइडर ने अपने हेलमेट का वाइजर पूरी तरह से नीचे गिरा रखा था। देखिए, जैसे ही विजयलक्ष्मी ने सड़क पार करनी शुरू की, उस मोटरसाइकिल का इंजन जोर से गरजा। एक तेज रोशनी और फिर एक भयानक टक्कर। ये कोई एक्सीडेंट था ही नहीं। उस सवार ने ब्रेक तक नहीं लगाया, ना ही बाइक मोड़ने की कोशिश की। उसका सीधा निशाना 72 साल की विजयलक्ष्मी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो हवा में उछलकर सड़क पर गिर पड़ी। और सबसे खौफनाक बात, वो बाइक सवार बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे वहां से रफू चक्कर हो गया। अब आते हैं भाग 2 पर, मददगारों की डकैती। और यहीं से ये कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद वहां भीड़ जमा हो गई। तभी अचानक एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुकता है। उसमें से 3 अजनबी निकलते हैं। वो बड़ी फुर्ती से विजयलक्ष्मी को उठाते हैं और महज 90 सेकंड के अंदर उन्हें लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। शाम 6:47 पर टक्कर होती है। शाम 7:22 पर कोलंबिया एशिया अस्पताल के इमरजेंसी रूम में उन्हें भर्ती कराया जाता है और रात 8:45 पर विजयलक्ष्मी का खाली घर पूरी तरह लूट लिया जाता है। ये टाइमलाइन चीख चीख कर बता रही है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक घड़ी की सुई जैसी सटीक और खतरनाक प्लानिंग थी। अस्पताल के अंदर जो ड्रामा हुआ ना, वो इंसानियत के नाम पर एक भद्दा मजाक था। उन 3 आदमियों में से एक, जिसका नाम सुरेश था, रिसेप्शन पर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नर्सों से कहा कि उससे विजयलक्ष्मी के परिवार को फोन करना है और उनका हैंडबैग ले लिया। लेकिन परिवार को फोन करने के बजाय उसने चुपके से वो 34 साल पुराना पीतल का चाबी का गुच्छा चुराकर अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने अपने साथियों को कॉल किया और कहा, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है, कार निकालो, चाबियां मेरे पास हैं। और इसके बाद वो वापस रिसेप्शन पर जाकर फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगा। ठीक उसी वक्त जब विजयलक्ष्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं, सुरेश के साथी उनके घर पहुंच गए। एक महिला ने नर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसके साथ वही मोटरसाइकिल सवार था जिसने टक्कर मारी थी। सिर्फ 11 मिनट में उन्होंने पूरा घर साफ कर दिया। गद्दे में छिपाए 4.5 लाख रुपए, उनका मंगलसूत्र, चांदी के गणेश, यहाँ तक कि उनके गले की चेन काटकर उनके दिवंगत पति की शादी की अंगूठी भी चुरा ली गई। और जाते जाते पता है इन चोरों ने क्या किया? उन्होंने दरवाजे पर रखे तुलसी के पौधे में पानी भी डाला, ताकि पड़ोसियों को लगे कि घर में सब कुछ सामान्य है। खैर, अब देखते हैं भाग 3, साजिश का पर्दाफाश। चीजें कैसे सामने आई। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो देखिए। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर अंजलि शेट्टी ने इस केस की जांच शुरू की, तो उन्हें कुछ अजीब लगा। हिट एंड रन के मामलों में अक्सर सड़क पर ब्रेक लगने के निशान यानी स्किड मार्क्स होते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। और तो और सुरेश ने जो पुलिस रिपोर्ट लिखवाई थी और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। सुरेश ने लिखवाया कि बाइक लाल थी और हेलमेट नीला, लेकिन सीसीटीवी की सच्चाई एकदम अलग थी। बाइक काली थी, हेलमेट काला था और भागने के बजाय वो सवार एक गैरेज के पीछे छिप गया था, जहां एक सफेद कार उसका इंतजार कर रही थी। मतलब साफ था, पूरी कहानी गढ़ी हुई थी। जब पुलिस ने सुरेश के रियल एस्टेट ऑफिस पर छापा मारा, तो वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बड़ी शांति से पूछा, आपने मुझे कैसे ढूंढा? इंस्पेक्टर शेट्टी का जवाब बिल्कुल सटीक था। उन्होंने कहा,
तुम्हारे आंसुओं ने। कोई भी सच्चा मददगार तब तक नहीं रोता जब तक उसे डॉक्टर से ये ना पता चल जाए कि मरीज की हालत असल में कैसी है। तुमने अस्पताल में बहुत जल्दी रोना शुरू कर दिया था और इसी एक छोटी सी गलती ने इस मास्टरमाइंड का पूरा खेल खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। 8 लाख का मकसद, आखिर ये सब क्यों किया गया? पूछताछ के दौरान इस भयानक साजिश के पीछे का असली कारण सामने आया। कोई किसी 72 साल की बुजुर्ग महिला को इतनी बेरहमी से क्यों मारना चाहेगा? तो बात ये थी कि सुरेश ने 3 साल पहले एक जमीन के सौदे के लिए विजयलक्ष्मी से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था और विजयलक्ष्मी ने उसकी पत्नी को सब कुछ बताने की धमकी दी थी। इसी कर्ज से बचने के लिए उसने ये खौफनाक योजना बनाई। जरा सोचिए, 8 लाख रुपए, बस यही कीमत लगाई गई थी एक इंसान की जान की। प्लान बहुत ही शातिर था। रवि, जो सुरेश का ड्राइवर था, उसे टक्कर मारनी थी। किराएदार महेश को ऑटो लेकर तैयार रहना था। अस्पताल में सुरेश को मसीहा बनकर चाबी चुरानी थी और सुरेश की भाभी को नर्स की ड्रेस में घर लूटना था। सब कुछ तय था। लेकिन सुरेश से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। उसका प्लान सिर्फ विजयलक्ष्मी को घायल करके अस्पताल पहुंचाने का था, ताकि घर लूटने का समय मिल सके। उन्हें जान से मारना इस प्लान का हिस्सा नहीं था। टक्कर अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। आइए अब चलते हैं भाग 5 पर, हिरासत में मौत। यहाँ से ये केस एक नया और काफी विवादित मोड़ ले लेता है। 27 अप्रैल को दिमाग में लगी गंभीर चोटों के कारण विजयलक्ष्मी का निधन हो गया। इसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार रवि को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन एक बहुत बड़ी खबर आई। रवि पुलिस हिरासत में मृत पाया गया। अब यहाँ हम बिना किसी पक्षपात के दोनों बातें सामने रख रहे हैं। पुलिस का आधिकारिक बयान कहता है कि रवि की मौत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण हुई, लेकिन दूसरी तरफ लीक हुई अनौपचारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में उसकी गर्दन पर खरोच और हाइयोइड हड्डी के टूटने की बात सामने आई, जो आमतौर पर गला घोटने का संकेत देती है। तो मई 2026 तक इस केस का लीगल स्टेटस क्या है? एक जज ने रवि की मौत पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। सुरेश फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। बेंगलुरु पुलिस किसी भी तरह की गड़बड़ी से पूरी तरह इनकार कर रही है। हमारा काम इस एक्सप्लेनर में सिर्फ तथ्य सामने रखना है, ताकि आप पूरी तस्वीर देख सकें। आखिर में भाग 6, जीवित तुलसी का पौधा। इस पूरे शोर शराबे से दूर कुरुबरहल्ली का वो घर आज भी खाली है। दीवारों का पेंट उखड़ रहा है, लेकिन दरवाजे के पास रखा वो तुलसी का पौधा, जिसे उन चोरों ने जाते जाते पानी दिया था, वो आज भी हरा भरा है। विजयलक्ष्मी की बेटी प्रिया ने घर नहीं बेचा है। वो कहती हैं, अम्मा हमेशा कहती थी कि तुलसी हर स्थिति में जीवित रहती है, बस इंतजार करना होता है। प्रिया आज भी इंतजार कर रही हैं अपनी माँ के उस सोने का, जिसे शायद अब तक पिघलाया जा चुका होगा, और उस सच का, जिसकी कीमत उनकी माँ को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। देखिए, ये लोग कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे। ये तो हमारे और आपके बीच के आम लोग थे। एक रियल एस्टेट एजेंट, एक ड्राइवर, एक किराएदार। आखिर आम लोगों का लालच उन्हें इतना अंधा कैसे कर देता है कि वो खुद को ये यकीन दिला लेते हैं कि एक जिंदा इंसान की कीमत एक पीतल की चाबी के गुच्छे से भी कम है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।